नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी के बीच 2-3 वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं। आज मेरा जो टॉपिक रहेगा वो उत्तराखंड के चारण के नाम से प्रसिद्ध और घुमक्कड़ी कवि के नाम से प्रसिद्ध शिव प्रसाद डबराल जी के जीवन परिचय से संबंधित है। तो चलते हैं टॉपिक पर आज के। शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल शिव प्रसाद डबराल जो है उत्तराखंड के चारण के नाम से जाने जाते हैं, घुमक्कड़ी कवि के नाम से जाने जाते हैं। घुमक्कड़ी कवि का मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह इनका आने जाने का कार्य बहुत होता था, जिसके कारण इन्होंने बहुत सारी साहित्यिक रचनाओं का भी प्रकाशन किया, जिसके कारण इन्हें घुमक्कड़ी कवि के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इस डबराल समुदाय की। डबराल समुदाय जो है ये पहले महाराष्ट्र में हुआ करता था। महाराष्ट्र से कुछ शंभुनाथ और विश्वनाथ नाम के दो व्यक्ति उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के डबराल गांव में निवास करने आए थे। यहीं पर इस डबराल समुदाय जो है ब्राह्मण समुदाय है, इसके द्वारा यहाँ पर रहना स्टार्ट किया गया और उसके बाद यहाँ पर एक बड़े गांव के रूप में डबराल विकसित हुआ। तो इसी डबराल गांव के पास में एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है गहली गाँव। तो गहली गाँव की अगर बात की जाए 12 नवंबर 1912 को इसी गहली गांव में जन्म हुआ था उत्तराखंड के घुमक्कड़ी कवि या फिर चारण के नाम से प्रसिद्ध शिव प्रसाद डबराल जी का। इनके पिता की अगर बात की जाए तो इनके पिता का कृष्णानंद और माता का नाम भानुमती देवी था। तो पिता का नाम क्या है? कृष्णानंद और माता का नाम क्या है? भानुमती देवी। पत्नी की बात की जाए तो पत्नी का नाम है विश्वेश्वरी देवी। कौन है? विश्वेश्वरी देवी इनकी पत्नी का नाम है। तो पत्नी कौन है? विश्वेश्वरी देवी। माता का नाम भानुमती, जबकि पिता का नाम कृष्णानंद था। अब शिव प्रसाद डबराल, आपने नाम सुना होगा, उत्तराखंड में मंगलेश डबराल जी है। मंगलेश डबराल जी का संबंध टिहरी गढ़वाल से है, लेकिन शिव प्रसाद डबराल जी का जो जन्म है वो आपका गहली गाँव पौड़ी में होता है। इनसे रिलेटेड और चीज़ें पढ़ लेते हैं। शिव प्रसाद डबराल जी का जन्म तो गहली गांव में हुआ, लेकिन इनका जो रहन सहन है या आप कह सकते हैं कि कर्मस्थलीय, जहां पर इन्होंने अपना कार्यभार यानी साहित्य प्रारंभ किया था लिखना, वो कर्मस्थली इनकी कहां पर आती है? दुगड्डा स्कूल में ये प्रधानाचार्य के पद पर भी कार्यरत रहते हैं। तो दुगड्डा में ही इनकी क्या है? कर्मस्थली भी है। आगे बात करते हैं 1962 की अगर बात की जाए, 1962 में इनका एक शोध ग्रंथ आता है जिसके लिए इन्हें आगरा विश्वविद्यालय के द्वारा पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। तो शिव प्रसाद डबराल जी को पीएचडी की उपाधि से कब सम्मानित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1962। कौन सा विश्वविद्यालय करता है? तो आंसर हो जाएगा उसका आगरा विश्वविद्यालय। ये वही आगरा विश्वविद्यालय है जिसके अंतर्गत पहले देहरादून का डीएवी कॉलेज भी कार्यरत था। 1974 के बाद जब 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है, उसके बाद डीएवी कॉलेज श्रीनगर यानी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य करता है, लेकिन उससे पहले आगरा और मेरठ विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी कार्य करता था। तो 1962 में पीएचडी की उपाधि कौन सा विश्वविद्यालय देता है? तो आगरा विश्वविद्यालय। इनका एक प्रमुख शोध ग्रंथ है जिसका नाम है, इनका प्रमुख शोध ग्रंथ कौन सा है? अलकनंदा उत्प्यका की घोष यात्रा। क्या? अलकनंदा उत्प्यका की घोष यात्रा इनका प्रमुख शोध ग्रंथ है। और इसी के साथ इन्होंने दूसरा लिखा था प्रवास एवं ऋतुकालीन प्रवर्जन, या प्रवर्जन एवं ऋतुकालीन प्रवास। प्रवर्जन एवं ऋतुकालीन प्रवास के लिए इन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि शिव प्रसाद डबराल जी को किस शोध ग्रंथ के लिए पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो अलकनंदा उत्प्यका की घोष यात्रा एवं प्रवर्जन एवं ऋतुकालीन प्रवास के लिए इन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी जो आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो लिखते हैं जरा। ठीक है, पहली रचना जो इनकी इंपॉर्टेंट आती है वो आती है, आपने सुना होगा, हुतात्मा परिचय। कौन सा? हुतात्मा परिचय इनकी रचनाओं में प्रमुख है।
उसके बाद इन्होंने एक रचना लिखी थी सदैव। ये सदैव जो है ये तारादत्त गैरोला जी की भी रचना है, पेपर में पूछी है कि तारादत्त गैरोला की रचना सदैव। और सेकंड अगर नाम पूछा जाए तो ऑप्शन के अनुसार शिव प्रसाद डबराल भी हो सकता है। उसके बाद की जाए उत्तराखंड यात्रा दर्शन, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड यात्रा दर्शन नामक रचना किसकी है? तो उत्तराखंड यात्रा दर्शन जो है ये इन्हीं की है। अगर बात की जाए उत्तराखंड का इतिहास, नेक्स्ट जो आपका है उत्तराखंड का इतिहास नामक रचना किसकी है? तो उत्तराखंड का इतिहास जो इनके द्वारा लिखा गया वो 12 भागों में लिखा गया था। कितने भागों में लिखा गया था? 12 भागों में उत्तराखंड का इतिहास लिखा गया था। उसके बाद बात करते हैं आपकी राष्ट्र रक्षा काव्यम। कौन सा? राष्ट्र रक्षा काव्यम नामक रचना किसकी है? तो राष्ट्र रक्षा नामक काव्यम ये भी किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद डबराल जी की है। अतीत संघर्ष की बात की जाए तो अतीत संघर्ष नामक रचना भी किसकी है? तो आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद डबराल। इतनी सारी रचना इन्होंने लिखी है, इसलिए इन्हें घुमक्कड़ी कवि जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, ये इन्होंने एक जगह नहीं बहुत सारी जगह पर जा जाकर ये सारी चीज़ें इनके द्वारा लिखी गई है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो गढ़वाली मेघदूतम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? गढ़वाली मेघदूतम नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गढ़वाली मेघदूतम नामक रचना भी शिव प्रसाद डबराल जी की प्रमुख रचनाओं में एक आती है। इसके बाद की जाए बात, नेक्स्ट रचना कौन सी थी? तो इनके द्वारा एक लिखी गई थी गोरा बादल। कौन सी? इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुकी है पहले। गोरा बादल नामक रचना किसकी है? तो ये भी आंसर है शिव प्रसाद डबराल जी की। शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा दूसरी जो रचना लिखी गई वो है महाराणा संग्राम सिंह। कौन सी? महाराणा संग्राम सिंह नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में जो स्पेशली आपसे पेपर में पूछी जाती है वही सभी रचनाएं हैं। और इनके घर की अगर फैमिली की बात की जाए तो इनके घर में 6 सदस्य ऐसे थे डॉक्टर के पद पर कार्यरत थे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कितने सदस्य डॉक्टर के पद पर कार्यरत थे? तो 6 सदस्य ऐसे थे जो इनके घर से डॉक्टर के पद पर कार्यरत थे। बात की जाए अब इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कब होती है? 24 नवंबर 1999 को इनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। 24 नवंबर 1999 को इस महान विभूति की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो आज के लिए इतना ही। शिव प्रसाद डबराल जी के जीवन परिचय से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो सभी मैंने लिखवा दिए। कुछ और डिटेल भी हैं, लेकिन आप इतनी चीज़ें क्लियर करने के बाद पेपर में शायद आपका सब कुछ कंप्लीट सही से हो सके। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।